नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आपका स्वागत है सोलंकी टेक्निकल क्लासेस में एक बार फिर से। आज हम बात करने वाले हैं एसी थ्योरी के पार्ट ई के बारे में। ये अपना जो पार्ट है वो एंडिंग पार्ट रहेगा। इसमें हम बात करेंगे कुछ टॉपिक्स के, वो है एसी परिपथ में शक्ति विभाजन की कौन कौन सी शक्ति होती है वो एसी परिपथ में होती है। प्रॉब्लम्स ऑन एसी आरएलसी सर्किट्स, मतलब कि जो भी जो क्वेश्चंस होते हैं, है ना, तो आरएलसी सर्किट में जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनके बारे में बात करेंगे। और प्रॉब्लम ऑन पैरेलल सर्किट्स, है ना, पैरेलल आरएल सर्किट्स पे बात करेंगे, ठीक है, जिसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर तीनों लगे हों, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसी परिपथों में शक्ति विभाजन की शक्ति विभाजन क्या होता है। तो अपने इस दो टॉपिक्स है उसको एक बार के लिए यहाँ से मैं क्या कर देता हूँ, मिटा देता हूँ, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये तो एसी परिपथ में देखो शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है। एसी परिपथ में 3 प्रकार की शक्तियाँ होती है। एक होती है आभासी शक्ति, दूसरी होती है वास्तविक शक्ति और तीसरी होती है प्रतिघाती शक्ति, ठीक है ना। तो जो आभासी शक्ति होती है उसको बोला जाता है एपरेंट पावर, ठीक है ना, एपरेंट पावर बोला जाता है। और वास्तविक शक्ति होती है उसको बोलता है रियल पावर, ट्रू पावर या फिर एक्टिव पावर बोलते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं। देखो शक्तियाँ कितने प्रकार की होती है। तो शक्तियाँ होती हैं वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। पहली जो आभासी शक्ति होती है, कौन सी शक्ति? आभासी शक्ति। आभासी शक्ति, वास्तविक शक्ति जिसे बोलते हैं रियल पावर, वास्तविक शक्ति, और प्रतिघाती शक्ति, प्रतिघाती शक्ति, ठीक है ना। देखो इंग्लिश में इस शक्ति को बोलते हैं एपरेंट पावर, एपरेंट पावर, ठीक है विद्यार्थियों। वास्तविक शक्ति को बोलते हैं ट्रू पावर, ट्रू, रियल और एक्टिव पावर, ठीक है। इन 3 नामों से इसको क्या है कि डिफाइन किया गया है। उसके बाद प्रतिघाती जो शक्ति है उसको बोलते हैं रिएक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, ठीक है। जो आभासी शक्ति होती है, आभासी शक्ति होती है वो परिपथ की टोटल पावर होती है। परिपथ की क्या होती है? टोटल पावर होती है। इधर मैं एक ट्राइंगल का क्या है, इस तरीके से ट्राइंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ये अपना क्या है, एक ट्राइंगल है, इसको बोलते हैं पावर ट्राइंगल। क्या बोलते हैं इसको? पावर ट्राइंगल, पावर ट्राइंगल। इसमें देखो आप कि ये जो शक्ति है ना इसको बोलते हैं आभासी, आभासी एपरेंट पावर बोलते हैं इसको। पी ए से डिनोट किया जाता है, किससे? पी ए से। ये जो शक्ति होती है ये यहाँ पर ये 90 डिग्री का एंगल है। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का एंगल है। ये जो शक्ति होती है ये होती है वास्तविक, वास्तविक शक्ति, ठीक है ना, वास्तविक शक्ति। इसको ओनली किसे डिनोट किया जाता है? पी से। और ये होती है अपनी प्रतिघाती, प्रतिघाती शक्ति, इसको डिनोट किया जाता है पी आर से, ठीक है। तो देखो कि यहाँ से अपने को ये देखो 90 डिग्री के सामने के जो ये जो भुजा होती है इसको क्या बोलते हैं अपने? ये जो भुजा होती है अपने इसको बोलते हैं कर्ण, ठीक है ना। तो कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस में लंब स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ आभासी शक्ति, तो आभासी शक्ति मुझे क्या मिलती है कि कर्ण स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब कि वास्तविक शक्ति का स्क्वायर और प्लस में प्रतिघाती शक्ति का स्क्वायर, ठीक है। तो आभासी का अगर मैं यहाँ से निकालूँ कि आभासी शक्ति है वो निकालना चाहूँ तो इन दोनों को यहाँ क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा? स्क्वायर रूट। तो वास्तविक शक्ति प्लस में प्रतिघाती शक्ति का स्क्वायर, ठीक है। तो ये अपने पास एक क्या होता है? फॉर्मूला होता है। तो जो अधिकतम जो पावर होती है वो कौन सी पावर होती है? आभासी शक्ति होती है वो अधिकतम शक्ति होती है, ठीक है ना। ये आप बात याद रखना, आभासी शक्ति होती है वो क्या होती है? अधिकतम शक्ति होती है। अब यहाँ से एक चीज़ आप ये याद रखना कि जो आभासी शक्ति होती है उसकी जो रेटिंग होती है आभासी शक्ति की वो किस में होती है? वी में होती है। वी का मतलब है वोल्ट एम्पियर। क्या है? वोल्ट एम्पियर, याद रखना, वोल्ट एम्पियर। ये जो वास्तविक शक्ति होती है ये होती है किलो वाट के अंदर। किसके अंदर? किलो वाट के अंदर। ये जो शक्ति होती है बस ओनली रेजिस्टेंस के द्वारा ही खपत की जाती है, ठीक है ना, रेजिस्टेंस के द्वारा खपत की जाती है। इसलिए जो
डीसी परिपथ होते हैं उसमें जो ओनली ये वाली जो शक्ति होती है ये किसमें होती है, kW में होती है। और ये जो शक्ति होती है W में मतलब वाट के अंदर ही वाट ही होती है इसकी, वैसे जो छोटी इकाई है ना वो क्या होती है, वाट ही होती है, वाट, ठीक है, वाट। और जो प्रतिघाती शक्ति होती है वो होती है VAR, क्या होती है, VAR। तो इसको थोड़ा सा क्या कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं यहाँ से, है ना। तो ये तो आप क्या है याद कर ही लेना, तो इसको यहाँ से क्या कर लेते हैं, रफ कर लेते हैं। चलिए, सबसे पहले मैंने आपको करवाया है कि आभासी शक्ति, ठीक है, आभासी। तो आभासी होती है उसकी जो रेटिंग होती है वो किसमें, kVA। अगर किलो, इसको बोलते हैं किलो वोल्ट एम्पियर, या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर क्या लिख सकते हो, सीधा वोल्ट एम्पियर भी लिख सकते हो, सीधा वोल्ट एम्पियर भी। अगर किलो में हो जाता तो किलो वोल्ट एम्पियर, तो वैसे VA ही होता है, वैसे क्या होता है, VA होता है, ठीक है, वोल्ट एम्पियर होता है वैसे, ठीक है। उसके बाद वास्तविक, तो वास्तविक शक्ति होती है वो किसमें होती है, वाट में होती है। और जो प्रतिघाती होती है वो किसमें होती है, VAR, मतलब कि वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। अब देखो इनके कुछ क्या है, सूत्र है। इसका सूत्र होता है वो ओनली क्या होता है, VI होता है, ठीक है, P बराबर VI। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर VI cos फाई, ठीक है। इसका जो सूत्र होता है वो P बराबर VI साइन फाई होता है, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, इसके सूत्र है, 3 सूत्र हैं ये, VI cos फाई, VI साइन फाई और VI। तो VI का मतलब यहां से देखो वोल्ट और एम्पियर, तो वोल्ट एम्पियर, ये VI cos फाई तो इसका क्या है, वाट है, ठीक है। ये VI साइन फाई तो इसके साथ एक रिएक्टिव, मतलब कि रिएक्टिव घटक इसका साथ आ गया, तो ये अपना क्या होगा, साइन फाई, तो रिएक्टिव घटक, और वोल्ट एम्पियर मतलब वोल्ट और एम्पियर, ठीक है। हाँ, तो अब देखो इसको आगे बताते हैं कि किस तरीके से। एक क्वेश्चन ले लेते हैं अपने, कि मान लेता हूँ कोई ऐसी परिपथ है, कोई भी ऐसी परिपथ है, ठीक है। थोड़ा इसको मिटा लेते हैं पहले अपने, थोड़ा सा इसको मिटा के उसके बाद फिर अच्छे से कोई क्वेश्चन कर लेते हैं। तो देखो एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है अपने पास कि वोल्ट है ऐसी परिपथ के अंदर 200 वोल्ट, ठीक है, और धारा है वो है मान लेते हैं 10 एम्पियर, ठीक है, और पावर फैक्टर है वो है 0.8 लेगिंग मान लेते हैं, 0.8 लेगिंग। ये अपने पास एक क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में देखो कि इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में अपने को तीनों की तीनों पावर याद करनी है। तो एक पहले मैं पावर फैक्टर को बता देता हूँ, पावर फैक्टर क्या होता है। तो पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर होता है वास्तविक शक्ति बटे आभासी शक्ति। तो वास्तविक शक्ति अपने पास क्या है, वास्तविक शक्ति होती है VI cos फाई, और ये होती है VI। तो VI से VI कैंसिल आउट, तो PF क्या होता है, cos फाई से ही, इसको cos फाई से डिनोट किया जाता है, PF को, पावर फैक्टर को cos फाई से डिनोट किया जाता है। और ये किसका अनुपात होता है, वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का क्या होता है, अनुपात होता है, तो पावर फैक्टर बोला जाता है इसको, ठीक है। अब पावर फैक्टर क्या होता है, लेगिंग भी होता है, लीडिंग भी होता है, अलग अलग तरीके का पावर फैक्टर होता है। तो वो मैंने आपको बता चुका हूँ मैं आपको, देखो अगर नहीं बताया तो सुन लीजिए। आपकी जो कैपेसिटिव सर्किट होते हैं उनमें जो धारा होती है वो क्या रहती है, आगे रहती है वोल्टेज से, तो वहाँ पर के पावर फैक्टर क्या होता है, लीडिंग होता है। जो इंडक्टर होते हैं उनमें पावर फैक्टर क्या होता है, लेगिंग होता है, क्योंकि वहाँ पर धारा होती है वोल्टेज से क्या रहती है, पश्चगामी। तो पूरा जो पावर फैक्टर है वो धारा पे ही निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, धारा पर निर्भर करता है, ठीक है। तो यहाँ से अब देखो अपना ये जो क्वेश्चन है इसमें चलते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को तीनों पावर निकालनी है। तो पहली पावर तो अपनों ने मान ली कि कौन सी है, एपरेंट पावर, ठीक है ना। एपरेंट पावर मतलब कि जो अपनी कौन सी शक्ति है, आभासी शक्ति। तो आभासी शक्ति में अपने को P बराबर क्या है, VI है। तो V अपने पास कितना है, यहाँ पर V अपने पास है 200, ठीक है, और I अपने पास कितना है, 10 एम्पियर है।
10 एम्पियर है। तो यहाँ से ये कितना आ गया 2000 VA आ गया, वोल्ट एम्पियर आ गया, 2000 वोल्ट एम्पियर। या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, वो किलो वोल्ट एम्पियर में लिखना है ना अगर इसको, तो 2 kVA लिखेंगे ना। किससे भाग दे दूंगा मैं, किससे भाग दे दूंगा इसको, 1000 से भाग दे दूंगा। अब देखो यहाँ से अगर अपने जो सेकंड निकालना चाहें, तो जब सेकंड में निकालूंगा यहाँ से, तो सेकंड देखो अपनी जो पावर है वो कौन सी पावर है, रियल पावर है। कौन सी पावर है, रियल पावर है, रियल पावर। तो रियल पावर अगर मैं निकालूंगा तो मुझे एक फॉर्मूला लगाना पड़ेगा VI cos phi, ठीक है। तो V अपने पास कितना है 200, I अपने पास कितना है, I अपने पास है 10 एम्पियर, तो 10, और cos phi अपने पास कितना है, पावर फैक्टर 0.8, तो 0.8 अपनों ने कर लिया। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो 10 से 10 का कैंसिल आउट, ये 8 दूनी 16, तो यहाँ से आ गया मेरा 1600 वाट। या फिर क्या लिख सकता हूँ इसको 1.6 किलोवाट, ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है। 1000 से भाग दे दिया, आया समझ में, ठीक है। आगे चलते हैं, इसको देखो तीसरा अपने पास, तो तीसरी पावर है वो अपने पास क्या है, प्रतिघाती। तो प्रतिघाती को अपने क्या बोलते हैं, रिएक्टिव पावर। रिएक्टिव जो पावर है वो अपने कैसे निकालेंगे, VI sin phi। तो देखो V और I तो अपने पास है, परंतु अपने पास sin phi नहीं है। sin phi नहीं है तो अपने क्या कर सकते हैं, अपने sin phi निकालने के लिए अपने एक मैथमेटिक्स में एक सूत्र होता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस में cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कितना होता है, 1 होता है, ठीक है। तो मैं वो फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पे कि अपने को पता है sin स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है, 1 होता है। जब साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस स्क्वायर थीटा उधर जाए तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा बन जाएगा। और साइन थीटा जब निकालूंगा मैं, जब साइन थीटा निकालूंगा तब इस पर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कोस स्क्वायर थीटा का मान अपने को पता है, तो साइन थीटा बराबर मैं निकालना चाहूँ अगर, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा मेरा क्या है, 0.8 है, 0.8 का स्क्वायर है, कितने का, 0.8 का स्क्वायर है, ठीक है, 0.8 का स्क्वायर, हाँ ठीक है। तो 0.8 का स्क्वायर, तो साइन थीटा बराबर 1 माइनस, इसको जब मैं निकालूंगा तो ये कितना आ जाएगा, 64, 0.64 आ जाएगा, 0.64, क्योंकि 8 का कितना होता है, 8 को 8 से इंटू करते हैं 64 आता है। तो ये देखो 1 पॉइंट था तो 2 पॉइंट आगे आ जाएगा, ये आ गया अपने पास। तो यहाँ से अगर मैं निकालना चाहूँ तो यहाँ पर मेरा साइन थीटा बराबर क्या है, कैमरे में आ रहा है क्या इसमें, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 1 माइनस, जब मैं इसको माइनस करूँगा तो अपने पास आएगा 0.36 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.36। जब मैं इसका रूट निकालता हूँ, स्क्वायर रूट निकालता हूँ, तो अपने पास साइन थीटा बराबर आता है 0.6 आ जाएगा। साइन थीटा कितना आ जाएगा, 0.6 आ जाएगा। तो अपने को साइन थीटा मिल गया यहाँ पर 0.6, तो साइन थीटा मिल चुका है। तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ, इसको साइन थीटा मिल गया है तो अपनी इतनी को कर देते हैं, मिटा देते हैं। साइन थीटा मुझे कितना मिल गया है, 0.6 मिल चुका है। तो मेरी यहाँ से प्रतिघाती शक्ति भी आ जाएगी, है ना। तो मेरी यहाँ से प्रतिघाती शक्ति क्या आ जाती है, P बराबर V कितना है मेरे पास, वही रहेगा 200, I मेरा वही रहेगा 10, पर ये चेंज हो जाएगा, साइन फाई 0 पॉइंट कितना है 6, इसको हटाऊंगा 10, इसको इससे ये गया, और ये कितना आ गया मेरा 1200 VAR, ठीक है। इसका kVAR निकालना चाहूँ तो 1 kVAR, ठीक है। R छोटा रखना, हमेशा क्या रखना, छोटा R रखना, ठीक है। तो यहाँ देखो अपने पास कितनी पावर आ गई, तीनों पावर मैंने निकाल लिया, तीनों पावर निकाल ली। तो इसका मतलब क्या है कि आभासी शक्ति है, परिपथ कितनी आभासी शक्ति ग्रहण कर रहा है, परिपथ कर रहा है 2000 VA आभासी शक्ति को ग्रहण कर रहा है। ये परिपथ है 2000 VA जो आभासी शक्ति है उसको ग्रहण कर रहा है। और जो रियल पावर है वो कितनी खर्च करने में, जो मतलब कि कितनी खर्च करने में खपत करता है, ये जो वास्तविक पावर है वो 1600 वाट की खपत करने में समर्थ है। ये जो परिपथ है 1600 वाट पावर की खपत करने में ये क्या है, समर्थ है। और अपने पास ये जो रिएक्टिव पावर है, जो प्रतिघाती शक्ति है, जो 1200 VAR, ये किसी भी काम की उपयोगी नहीं होती है। ये इसके लिए परिपथ में अलग से क्या होती है, धारा का और
धारा चलाना पड़ता है, जिससे क्या होता है हीट उत्पन्न होती है और जिससे क्या होता है शक्ति की हानि होती है ना। तो इससे जो मशीनों की दक्षता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है। इसलिए बोला जाता है कि जो रिएक्टिव पावर होती है वो किसी काम की नहीं होती, उपयोगी नहीं होती। उपयोगी ओनली अपने पास एक ही पावर होती है, वो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति, ये दोनों अपने पास क्या होती है, उपयोगी होती है। परिपथ में इतनी पावर आई, इतनी अपनों ने परिपथ के अंदर काम ले ली और इतनी अपनी बर्बाद हो गई, ठीक है ना। तो जब मैं इसका क्या है निकालूंगा तो देखो 2000 थी तो इसका सीधा तो योग होगा नहीं, 1600 और 1200 दोनों कितने हो चुके हैं, 1600 और 1200 दोनों 2800 हो चुके हैं, तो टोटल 2800 तो नहीं है ना। इसलिए अपने क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे कि वही मैंने जो आपको सूत्र बनाया है, बताया मैंने आपको कि आभासी शक्ति जो 2000 बराबर आभासी शक्ति और वास्तविक शक्ति का स्क्वायर प्लस में जो प्रतिघाती शक्ति है उसका क्या करूंगा मैं, स्क्वायर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं स्क्वायर करता हूँ तो ये मान लो 2000 है, वास्तविक शक्ति देखते हैं 2000 आती है नहीं आती है। तो जब मैं इसको करता हूँ तो 16 का स्क्वायर करता हूँ तो कितना आता है, 256, ठीक है ना। हाँ 256 आएगा क्या, हाँ 256 आएगा, 16 256, ठीक है 256 और 4 जीरो आ जाएगी, ठीक है, प्लस 4 जीरो, इसका क्या हो गया 144 और साथ में 4 जीरो आ जाएगी, ठीक है। जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो अपने पास क्या आएगा, 0 हासिल 1 9 और 10 हासिल 1 3 और 1 4, ठीक है। और पीछे 4 जीरो और 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 जीरो की तो कितनी आ जाएगी बाहर, 3 जीरो आ जाएगी और 2 का कितना आ जाएगा 2, तो अपने पास आ गया 2000 बराबर में 2000, ठीक है। तो ये अपना क्या है कि बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से अपने क्या करते हैं कि प्रतिघाती शक्ति है वो निकालते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से इसको निकाला जाता है। अगर अपने मान लो कि आपको इस तरीके से समझ में नहीं आ रहा है, ये चीज़ इस तरीके से समझ में नहीं आ रही है, तो अपने इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये कितना हो गया, इकाई ढाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, तो 40 लाख हो गया। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4, ठीक है। तो 10,000 को तो अलग कर सकता हूँ, तो 10,000 अलग कर लिया मैंने, इंटू 10,000 को अलग कर लिया, 100 को अलग कर लिया और 4 को अलग कर लिया। तो सबका रूट निकाल लो, सबका क्या निकालना है, रूट निकालना है। तो इसका जब मैं रूट निकालूंगा तो मेरा कितना आएगा, 100 आ जाएगा, इंटू इसका रूट निकालूंगा तो 10 आ जाएगा, इसका रूट निकालूंगा तो 2 आ जाएगा, गुणा कर लो तो 1000 इंटू 2 2000 आ रहा है अभी भी, ठीक है। तो इस तरीके से भी अपने कर सकते हैं ना। तो जो अपनी जो रिएक्टिव पावर होती है वो किसी भी काम की नहीं होती है परिपथ के अंदर, रियल पावर होती है। अब देखो परिपथ के लिए उत्तम स्थिति क्या है, तो परिपथ के लिए उत्तम स्थिति ये है कि ये जो पावर है ना ये हो ही ना, रिएक्टिव पावर हो ही ना, मतलब ये है कि एपरेंट पावर और रियल पावर दोनों बराबर होएगी। मतलब कि एपरेंट पावर है, आभासी शक्ति है और ये दोनों पावर है, ये जब दोनों क्या होएगी, बराबर होएगी, तभी क्या होएगी, परिपथ के लिए उत्तम होगा, परिपथ के लिए उत्तम होगा, है ना। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि परिपथ के लिए क्या चीज़ उत्तम है, तो आभासी शक्ति, आभासी पावर बराबर में जो वास्तविक शक्ति है वो दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। यही परिपथ के लिए क्या है, उत्तम स्थिति है। तो इसके बाद हम बात करेंगे जो प्रॉब्लम्स है इन सर्किट्स पे, उसके बारे में हम बात करेंगे। उससे पहले हम प्रवेश्यता जो विधि है वो देखेंगे। प्रवेश्यता विधि क्या होती है, कि प्रवेश्यता विधि का मतलब क्या है, एडमिटेंस मेथड, कि समांतर क्रम में अपने किस तरीके से जो क्वेश्चन होते हैं उनको हल करते हैं, तो उस मेथड को हम समझेंगे। स्टूडेंट्स अब हम बात करने वाले हैं प्रवेश्यता विधि की। तो प्रवेश्यता विधि क्या होती है, एडमिटेंस मेथड जिसको बोलते हैं, उसके बारे में बात करेंगे कि समांतर क्रम के अंदर जो श्रेणी क्रम होते हैं उसमें उसका समांतर क्रम संयोजन होता है, उससे दोनों से क्या कनेक्शन है वो बात करेंगे। तो एडमिटेंस मेथड होता है उसी से अपने क्या समांतर क्रम की जितनी गणनाएं होते हैं वो करते हैं, ठीक है ना। वहाँ से अपने को क्या मिलता है कि थोड़ा सही रहता है इस मेथड को करने में। तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो मैं यहाँ पर क्या है कि 2 ट्राइंगल बनाता हूँ। तो एक ट्राइंगल तो अपना क्या है, इम्पीडेंस का है, ठीक है, इम्पीडेंस तो पहले से अपने क्या आ रहे हैं, पढ़ते हुए आ रहे हैं। दूसरा अपना जो ट्राइंगल है वो अपना है, ठीक है। तो एक ट्राइंगल तो ये रहा अपने पास और दूसरा ट्राइंगल ये रहा, ठीक है। तो देखो जैसे जैसे बता रहा हूँ मैं कि ये क्या होता है, इम्पीडेंस होता है, ठीक। इम्पीडेंस का मतलब ये है कि जो Z है, Z, ठीक है ना, अधिकतम प्रतिबाधा जो ऐसी सर्किटों में अधिकतम प्रतिबाधा होता है वो है क्या है, इम्पीडेंस है। ये जो है R है रेजिस्टेंस, ठीक है ना, प्रतिरोध, अधिकतम प्रतिरोध, ठीक है।
मतलब कि ये तो अधिकतम प्रतिरोध होता है, मतलब कि टोटल प्रतिरोध, ठीक है। प्रतिरोध मतलब प्रतिरोध ना नाम देके इसको क्या दे दिया अपना नाम, प्रतिबाधा नाम दे दिया, ठीक है। ये अपना क्या है, प्रतिरोध है, और ये अपना यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंस है। क्या है, रिएक्टेंस। ये अपना यहाँ पर क्या है, रिएक्टेंस है, जिसको बोलते हैं प्रतिघात, प्रतिघात बोलते हैं, ठीक है। ये अपना हो गया प्रतिरोध, ये अपना हो गया प्रतिबाधा, और ये अपना हो गया प्रतिघात। जस्ट जेड का उल्टा ही क्या होता है, एडमिटेंस होता है। क्या होता है, एडमिटेंस, जिसको किससे डिनोट करते हैं, वाई से। तो यहां पर मैं लिखता हूं एडमिटेंस, एडमिटेंस जिसको किससे डिनोट करते हैं, वाई से डिनोट किया जाता है, ठीक है। रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा क्या होता है, कंडक्टेंस होता है, जिसको किससे डिनोट किया जाता है, जी से, कंडक्टेंस, ठीक है। और जो अपना रिएक्टेंस होता है उसका जस्ट उल्टा क्या होता है, सस्टेंस, ठीक है, जिसको किससे डिनोट करते हैं, बी से, ठीक है, सस्टेंस। तो ये तीन हमारे पास हो गए। अपने को कोई पूछता है कि रिएक्टेंस का उल्टा क्या है, तो सब्सटेंस है। इम्पीडेंस का उल्टा क्या है, तो वो क्या है, एडमिटेंस है। और ये रेजिस्टेंस का उल्टा क्या है, कंडक्टेंस है। ये अपने याद कर लेना, ठीक है। ये हम रट्टा नहीं मारना है, समझना है इस चीज़ को। अब देखो इसके अंदर अपनों ने क्या किया था कि इसके अंदर मैं अगर जेड निकालूं, इसके अंदर अगर मैं जेड निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जेड बराबर क्या करना पड़ेगा, आर स्क्वायर प्लस में एक्स का स्क्वायर, ये करना पड़ेगा मुझे, ठीक है। इसी तरीके से इसमें अगर मैं निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, y बराबर y निकालूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। और उसका क्या करना पड़ेगा, रूट करना पड़ेगा। तो ये अपने पास क्या हो गए, दो फॉर्मूले हो गए। अब देखो कि इसमें अब क्या है कि जो एडमिटेंस क्या है, सब्सटेंस क्या है और कंडक्टेंस क्या है। तो इसके बारे में हम क्या करते हैं, बात करते हैं। तो इसको मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा उस वाले को थोड़ा चलो यहीं बता देते हैं, यहीं पे बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एडमिटेंस की। एडमिटेंस, तो देखो एडमिटेंस क्या होता है, एडमिटेंस का हिंदी में अर्थ होता है प्रवेशिता। प्रवेशिता तो y बराबर क्या होता है, 1/z। क्या बोलते हैं, y बराबर 1/z। ये किसका उल्टा है, जस्ट किसका उल्टा है, z का। तो मैंने क्या लिख दिया, 1/z लिख दिया, ठीक है। यहां से अगर अब मैं पावर फैक्टर निकालने की कोशिश करूं कि जो वो समांतर क्रम में पावर फैक्टर क्या होता है उसकी बात करूं अगर मैं, तो अपने को पता है श्रेणी क्रम में पावर फैक्टर क्या होता है। श्रेणी क्रम में पावर फैक्टर क्या होता है, r बाई क्या होता है, z होता है, ठीक है ना, r बाई z होता है, r बाई z था, ठीक है। समांतर क्रमों में क्या करते हैं अपने, समांतर क्रमों में कि मुझे पता है कि r बटे z मतलब कि आधार बटे में क्या था, कर्ण था, आधार बटे में कर्ण था, ठीक है। तो यहां पर आधार कौन है, g, और कर्ण कौन है, y। तो ये मैं क्या कर g बटे y लिख सकता हूं इसको। और अपने को पता है कि g है वो जस्ट किसका उल्टा है, r का। तो इसको क्या लिख सकते हैं अपने, 1/r। y है वो जस्ट किसका उल्टा है, z का। तो इसको अपने क्या लिख सकते हैं, 1/z। बाह्य पदों का गुणा और भीतरी पदों का गुणा वाला सूत्र लगा दिया, ठीक है। तो z ऊपर चला गया तो यहां से अपने को क्या निकल के आ गया, z बटे में r। तो इसलिए बोलते हैं कि समांतर क्रमों में z बटे r अपने लिखते हैं कि समांतर क्रम में क्या होता है, z बटे r होता है। तो ये प्रवेशिता विधि से अपने को पता लगा कि z बटे r है, ठीक है। तो ये तो एडमिटेंस हो गया कि एडमिटेंस क्या है, समांतर क्रम की सबसे अधिक चालकता है, सबसे अधिक मतलब कि टोटल चालकता है, ठीक है। ये टोटल इंपेडेंस है ना, तो ये टोटल क्या है, चालकता है। ये बात आप याद रखना, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कंडक्टेंस की। कंडक्टेंस क्या होता है, तो कंडक्टेंस को मैं कहाँ डिनोट करता हूँ, इस जगह पे बताता हूँ आपको, इस जगह पर बताऊंगा। तो कंडक्टेंस, ठीक है, कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस देखो क्या है, कंडक्टेंस किसका उल्टा है, r का उल्टा है। तो मैं लिख सकता हूं यहां पर इस तरीके से, तो g बराबर क्या लिख सकता हूं, 1/r लिख सकता हूं ना। तो ये मेरा क्या हो गया, कंडक्टेंस हो गया। अब मैं अगर पावर फैक्टर से निकालने की बात करूँ, g का एक और सूत्र मुझे क्या मिल सकता है, तो g का मुझे क्या सूत्र मिल सकता है कि पावर फैक्टर मुझे पता है कि क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है,
ये होता है आर बटे जेड होता है ना, आर बटे जेड, और वैसे कहता है जी बटे वाई होता है। ठीक है, तो कोस फाई बराबर क्या होता है जी बटे में वाई, तो यह क्या है जी बटे में वाई है। बटा में 1 लगाया, इसको इससे इंटू किया, इसको इससे इंटू किया, वज्र गुणा किया, ये जी बराबर क्या आ गया मेरे पास वाई कोस फाई आ गया। ठीक है, तो जी बराबर वाई क्या होता है 1 बटे जेड होता है, और कोस फाई क्या होता है आर बटे जेड होता है समांतर क्रम में, तो यही क्या आ जाएगा आर बटे जेड स्क्वायर। ठीक है, तो कोस ये जो अपना है जी यहाँ से एक और आ गया आर बटे जेड स्क्वायर, तो अपने को एक जी और मिल गया। ठीक है, तो जी भी क्या हो गया अपना कंफर्म हो गया। अब बात कर लेते हैं हमने सब्सटेंस की कि सब्सटेंस क्या होता है। तो सब्सटेंस क्या होता है, अग्राहिता बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं अग्राहिता, अग्राहिता बोलते हैं, क्या बोलते हैं अग्राहिता, अग्राहिता। ठीक है, चालकता, अग्राहिता, प्रवेशिता, प्रतिबाधा, प्रतिरोध और प्रतिघात। तो इसमें देखो आप कि जो x जो अपने क्या है b है, तो b बराबर क्या होता है 1 बटे x होता है। ठीक है, सब्सटेंस ये हो गया। अगर मैं इसको कोस फाई से डिनोट करना चाहूँ तो कोस फाई अपने को पता है क्या होता है r बटे में क्या होता है, सॉरी इसमें क्या होता है g बटे में y होता है। ठीक है, g बटे में क्या होता है y, ये लिख सकते हैं ना g बटे में y, हाँ r बटे z। ठीक है, g बटे में y। अब देखो जी बटे में वाई तो लिख सकते हैं, पर यहाँ से अपने पास सब्सटेंस तो नहीं मिलेगा अपने को, तो सब्सटेंस लाने के लिए अपने क्या कर सकते हैं, सब्सटेंस लाने के लिए, हाँ सब्सटेंस के लिए अपने देखो सब्सटेंस के लिए क्या होता है कि ये क्या है प्रतिघात है, इधर ये प्रतिघात और इधर क्या सब्सटेंस है, तो ये क्या है प्रतिघात है। प्रतिघात का मतलब क्या है कि रिएक्टेंस, तो रिएक्टेंस का एक क्या होता है घटक होता है साइन फाई। ठीक है ना, साइन फाई घटक होता है। तो यहाँ से एक तो ये अपने पास आ ही गया। अब साइन फाई क्या होता है, देखो साइन फाई क्या होता है, साइन फाई क्या होता है मतलब कि लाल बट्टा कक्का से अगर मैं देखूं लाल बटा कक्का, ठीक है ना, ये सूत्र अपने 10th में लगाते आ रहे हैं। तो लंब बटे क्या होता है कर्ण, तो लंब बटे कर्ण क्या है यहाँ पे लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण ये था ना लंब बटे कर्ण। तो अपने इसके अंदर लाल बट्टा कक्का में क्या होता है लंब बटे कर्ण, तो बी बटे में क्या था वाई था, बी बटे वाई। ठीक है, तो इसमें क्या है उसमें तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, जो देखो रेजिस्टेंस था, तो रेजिस्टेंस में अपने कौन सा घटक लेते थे कोस फाई वाला, और इसमें कौन सा घटक इसमें एक्टिव घटक लेते थे, और इसमें कौन सा घटक रिएक्टिव घटक। तो रिएक्टिव घटक है साइन फाई, तो यहाँ से अगर मैं देखो इसको तो भूल जाओ आप, बराबर में यही रखना पड़ेगा, तो इसका इधर कर दो गुणा, तो साइन फाई और इनटू में वाई आ जाएगा, और इधर क्या है बराबर में बी है ना। तो इसको अपने आगे क्या लिख सकते हैं, मैं क्या लिख सकता हूँ बी बराबर साइन फाई को क्या लिख सकते हैं अपने, साइन फाई क्या होता है, साइन फाई होता है एक्स बटे में जेड, तो एक्स बटे में जेड, और वाई अपने को पता ही है वाई बटे में क्या होता है 1 बटे में क्या होता है जेड होता है। तो यहाँ से अगर निकालूं तो b बराबर मेरा क्या आ जाएगा x बटे में जेड स्क्वायर। ठीक है, और g अपना निकाला था, g बराबर क्या था r बटे में जेड स्क्वायर। दोनों अपने पास आ गए ना, दोनों आ गए अपने पास। तो ऐसे याद कर सकते हैं अपने, इस तरीके से अपने इसको क्या कर सकते हैं याद कर सकते हैं। अब देखो इसके अंदर अपने क्या करेंगे, ठीक है, अब इसके अंदर अपने निकालते हैं धारा परिपथ के समांतर परिपथों में धारा कि समांतर परिपथों में धारा किस तरीके से निकालते हैं। तो समांतर परिपथों में धारा कैसे निकालते हैं उसके लिए थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। समांतर क्रम में धारा, ठीक है, धारा पर आप समांतर क्रम में पैरेलल में धारा, तो धारा वो कैसे निकालते हैं, अपने को पता है कि धारा के आई बराबर क्या होता है v बटे में z होता है, आई बराबर में v बटे में z था समांतर श्रेणी क्रम में। तो आई बराबर v बटे z किसके बराबर है यहाँ पर 1 बटे y के बराबर में है। ठीक है ना, तो आई बराबर यहाँ से मैं क्या निकालो v इंटू में y, ये लो, ठीक है, तो v y आ गया। तो अगर अपने को समांतर क्रम में धारा निकालनी है तो अपने पास वोल्टेज तो है ही, और अपने पास क्या है प्रवेशिता होनी चाहिए, टोटल प्रवेशिता है, तो अपने क्या निकाल सकते हैं करंट निकाल सकते हैं। ठीक है ना, तो इसके बाद हम बात करेंगे जो प्रॉब्लम्स है उसके बारे में कि जो एसी सर्किट की जो प्रॉब्लम्स है RLC की
समांतर की और श्रेणी के, उसके 2 क्वेश्चन करेंगे, एक समांतर का करेंगे, एक श्रेणी का करेंगे, तब अपने सारे डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे।